ओके बेटा, आज की क्लास अपनी रहेगी 11 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपना चैप्टर 7 का देखना था, ठीक है ना बेटा। चैप्टर 7 चल रहा था, चैप्टर नंबर 7 कणों की निकाय एवं घूर्णी गति। आज हम कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं, द्रव्यपिंड किसे कहते हैं, निकाय किसे कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा था द्रव्यमान केंद्र। क्या सीखा था? द्रव्यमान केंद्र सीखा था। और आज की अपनी हेडिंग रहेगी, आज की हेडिंग रहेगी दो कणों के निकाय का, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। आज हम पढ़ेंगे बेटा दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो देखिए बेटा, हमने माना कि ये कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र है जिसमें ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये इसका मूल बिंदु है, जिसमें दो कण हैं। एक कण ये है और एक कण यहां पर है। तो इस कण का स्थिति सदिश मूल बिंदु से माना हमने r1 वेक्टर, और इसका द्रव्यमान कितना है m1, और ये वाला इसका द्रव्यमान कितना है m2, और इसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश मान लिया बेटा r2 वेक्टर, r2 वेक्टर। और माना कि इन दोनों का ये द्रव्यमान केंद्र है सेंटर ऑफ मास, जिसकी यहां से स्थिति हमने मान ली, इसको हमने मान लिया कैपिटल RCM वेक्टर, RCM वेक्टर, ठीक है बेटा। तो यहां पर दो द्रव्यमान हैं जिनके मान क्रमशः m1 और m2 हैं, तथा उनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर व स्मॉल r2 वेक्टर है, तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे पर आंतरिक बल लगाएंगे, किसके अनुसार? गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। ये दोनों एक दूसरे पर आंतरिक बल लगाएंगे, लेकिन न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। यानी जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही बल ये इस पर लगाएगा, लेकिन दोनों की दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर देंगे। तब हम बात करते हैं कि पहले वाले कण पर, यानी m1 द्रव्यमान पर लगने वाला या लगाया गया बाह्य बल, या लगने वाला बाह्य बल न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम होता है F बराबर dP अपॉन dt। तो पहले वाले कण के लिए हो जाएगा F1 dP1 अपॉन dt। इसी प्रकार M2 कण के लिए क्या हो जाएगा बेटा? M2 द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल ये हो जाएगा F2 बराबर dP2 अपॉन
dt अतः कुल बल इधर लिख देता हूं, अतः कुल बल तो हो जाएगा कुल बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F1 प्लस F2। तो यहां से आ जाएगा F बराबर dp1 अपॉन dt प्लस क्या हो जाएगा dp2 अपॉन dt हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा F बराबर यहां से देखिए d अपॉन dt कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा p1 प्लस p2, राइट बेटा। और देखिए चूंकि p1 बराबर संवेग बराबर क्या होता है बेटा, तो v1 m1 v1 तथा p2 बराबर m2 v2, ये मान रख देंगे यहां पर। तो क्या मिल जाएगा, F बराबर d अपॉन dt और ये हो जाएगा p1 की जगह m1 v1 प्लस m2 v2। इसके बाद चूंकि v1 वेग बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, और यहां पर हम अवकलन रूप में लिखते थे तो dx अपॉन dt, याद है v बराबर dx अपॉन dt। तो यहाँ x की जगह पहले के लिए कितना है r1, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा dr1 अपॉन dt। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर में लिख सकते हो, मेरा क्या है, चलो अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूं तो यहाँ सब जगह क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। तो यहाँ वेक्टर लग जाएगा तो यहाँ भी वेक्टर लग जाएगा, तो यहाँ भी वेक्टर लग जाएगा, तो यहाँ भी वेक्टर लग जाएगा और यहाँ भी वेक्टर। अब देखिए और तथा v2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, dr2 वेक्टर अपॉन dt, ये मान यहां रख देंगे। तो F वेक्टर बराबर d अपॉन dt, ये हो जाएगा m1 dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 dr2 वेक्टर अपॉन dt। इसके बाद ये हो जाएगा F वेक्टर बराबर, अब बेटा देखो यहां से d ओवर dt और d ओवर dt दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसको कहां लिख देंगे बाहर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं दो बार अवकलन, और अंदर क्या बचेगा m1 r1 प्लस m2 r2। ये समीकरण कौन सा देते हैं इसको, अभी तक तो कोई दिया ही, समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो, समीकरण 1 के दाईं ओर अंश व हर में m1 प्लस m2 से गुणा करने पर, ठीक है बेटा, अंश और हर में राइट हैंड साइड में गुणा करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, F वेक्टर बराबर देखो m1 प्लस m2, ये तो उसके अंश में गुणा कर दिया, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2, और ये किसमें कर दिया हर में m1 प्लस m2। इसके बाद ये हो जाएगा F वेक्टर बराबर
m1 प्लस m2, और इसको लिख देंगे बेटा क्या, ऐसा करो m1 प्लस m2, यानी दोनों कणों का कुल द्रव्यमान यानी निकाय का द्रव्यमान इसे लिख देता हूं कैपिटल M से, और ये हो जाएगा d² अपॉन dt², और ये लिख देता हूं मैं RCM। क्या लिख देता हूं? RCM। मतलब ये हो गया समीकरण नंबर 2। और आप ध्यान से देखो तो ये RCM क्या है? RCM क्या था? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या आ गई बोलो? M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस ये होती है क्या? ये है द्विकण तंत्र में, किसमें? द्विकण तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें दो कण हो। द्विकण तंत्र में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, और m बराबर क्या है? m बराबर है m1 प्लस m2। ये क्या है? द्विकण तंत्र का द्रव्यमान, द्विकण तंत्र का द्रव्यमान है। अब अगर ध्यान से देखो तो समीकरण 2 को क्या लिखा जा सकता है? ये स्थिति है, और स्थिति का अवकलन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो ये किसको बता रहा है? त्वरण को। किसको बताता है? अगर स्थिति का, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, अगर स्थिति का 2 बार अवकलन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? त्वरण। क्यों कहलाता है? देखो आप जानते हो वेग बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt, ये तो जानते हो। और त्वरण बराबर होता है dv अपॉन dt, होता है क्या नहीं? तो अब वेग का मान रख दो तो ये हो जाएगा d अपॉन dt। वेग का मान क्या है? dx अपॉन dt। तो ये क्या हो गया? d² अपॉन dt² इंटू x। स्थिति का 2 बार अवकलन क्या कहलाता है? त्वरण। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, F वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M, और ये क्या है? A वेक्टर। क्या है बेटा? A वेक्टर। ऐसे भी लिखा जा सकता है M A वेक्टर, राइट। अब अगर आपके पास स्थिति आ गई, इसकी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ गई बेटा, राइट। अब देखिए आप, ओके बेटा, तो अब देखिए यहां से हमारे पास क्या आ चुका है? ये आ चुका है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। अब वो पूछता है द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग यानी VCM बराबर क्या है? स्थिति का एक बार अवकलन कर दो तो वेग मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा d अपॉन dt और RCM। तो ये आ जाएगा बराबर d अपॉन dt। RCM का मान हमारे पास क्या है? M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा VCM बराबर, ये तो बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन M1 प्लस M2, ये बाहर आ गया। इसका करेंगे तो M1 नियत है, R1 का हो जाएगा dR1 अपॉन dt। जो हो जाएगा M2, और R2 का क्या हो जाएगा? dR2 अपॉन dt। यहां से आ जाएगा VCM बराबर, ये देखो बेटा M1 और स्थिति देखो ये क्या है? R1 dR1 अपॉन dt, ये वेग बन गया। ये V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। तो ये आ गया VCM। क्या आ गया? द्रव्यमान केंद्र का वेग आ गया, राइट। अब आ जाता है क्या? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। किसका?
द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, तो त्वरण क्या आएगा बेटा, इधर देखो आप। अब पढ़ते हैं द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा बेटा, ACM। अब वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दो तो ये हो जाएगा dV/CM/dt। मान रखेंगे तो d/dt, वेग का मान क्या है, m1v1 प्लस m2v2/m1 प्लस m2, राइट। तो अब देखो यहां से ये हो जाएगा ACM बराबर, ये बाहर आ जाएगा, इसका इधर आएगा तो ये होगा m1, इसका इसमें dV1/dt प्लस m2 dV2/, क्योंकि m1 m2 नियत है इसलिए ये अवकलन से बाहर आ जाते हैं, और बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, राइट। इसके बाद अब क्या होगा, अब देखिए यहां से ये हो जाएगा ACM बराबर, ये हो गया m1, और बेटा वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो ये हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2/m1 प्लस, ये है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, राइट। इसके बाद आती है विशेष स्थिति। विशेष स्थिति का मतलब क्या है बेटा, कि यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर हो, किस पर हो, मूल बिंदु पर हो, तो पता है आपको RCM बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी मूल बिंदु पर होगा तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 0। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ये आ जाएगा RCM बराबर क्या था, m1r1 प्लस m2r2/m1 प्लस m2। तो जो हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2/m1 प्लस m2 बराबर 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में चला जाएगा, तो ये बचेगा m1r1 प्लस m2r2 बराबर 0। मूल बिंदु के लिए ये स्थिति आएगी। अच्छा बेटा ये क्या है, m में यदि r का गुणा है तो इसे कहते हैं द्रव्यमान का आघूर्ण। क्या कहते हैं, द्रव्यमान का आघूर्ण। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द्विकण तंत्र में द्रव्यमानों के आघूर्णों का सदिश योग क्या होता है, 0 होता है, या आघूर्णों का योग 0 होता है, आघूर्णों का योग 0 होता है, राइट बेटा। तो ये थी बात अपनी द्विकण तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र से संबंधित, ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा, 2 कणों के द्रव्यमान केंद्र के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, बहुकणों के द्रव्यमान केंद्र के लिए, यानी n कणों के निकाय के लिए। किसके लिए, n कणों के निकाय के लिए। तो वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।